Hello friends, good evening. So today's our topic is the inverter, the basic of inverter. So as you all know that what is inverter? So the inverter is nothing but an electronics device, or we can say power electronic device, which is used for converting the fixed DC into variable AC. Okay, so we can say that the inverter जो है आपका यूज आता है to convert the fixed DC into variable AC. Now, what किस तरीके से कन्वर्ट करता है? As you know that in the rectifier or in the converter, we convert the AC into DC. There is the means the input is AC and the output is DC. Here we apply the fixed DC to the input of the inverter. ये आपका इन्वर्टर है, सपोज ये आपने एक इन्वर्टर अज्यूम कर लिया, मैंने इसका एक सिंपल डायग्राम अज्यूम किया है. This is the input of the inverter and this is the output of the inverter. This is the variable AC. Okay, we give the fixed DC and we have the variable AC. Now this is the output of the variable AC. You can see here that we see that variable AC, but the waveform is alternating but not sinusoidal, because we know that we require the sinusoidal current or the sinusoidal voltage for our home appliances. But in the inverter, if we give the fixed DC, then we have the alternating output, but the waveform is the square wave. Okay, you can see here जो आपको आउटपुट में वेवफॉर्म मिल रही है वो कैसे मिल रही है, यहाँ पे स्क्वायर वेव मिल रही है अल्टरनेटिंग नेचर की. नाउ दिस इज द वेरिएबल. अब वेरिएबल का मतलब क्या है यहाँ पे कि हम यहाँ पे देयर आर टू टाइप ऑफ वेरिएबल्स, वन इन द फ्रीक्वेंसी एंड द सेकंड इज इन द मैग्नीट्यूड. ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि बाय वेरिंग दिस टाइम पीरियड, अगर हम इस टाइम पीरियड को वेरी कर सकते हैं आउटपुट में, ठीक है, देन वी कैन से दैट द आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो हमें मिल रही है या आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिल रहा है, दैट इज द वेरिएबल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, एंड दिस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वी कैन गेट बाय ट्रिगरिंग द गेट सप्लाई. ये आपको पता है द थायरिस्टर जो है इट विल टर्न ऑन ओनली व्हेन वी गिव द गेट सप्लाई. इफ वी गिव द गेट सप्लाई एट 0 डिग्री, we can give the gate supply as 20 degree, at 30 degree, 40 degree. So by varying the gate supply we can get the variable frequency output. Okay, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इसकी गेट ट्रिगरिंग चेंज होगी वैसे वैसे आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होगी, चेंज होगी, बिकॉज ये आपका टाइम पीरियड क्या रहता है, फिक्स रहेगा, उसको वेरी कर सकते हैं बाय गिविंग द गेट सप्लाई. नाउ द सेकंड टर्म इज वेरिएबल, दैट इज मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड को किस तरीके से वेरी कर सकते हैं हम? देखो यहाँ पे जब आप फिक्स डीसी देते हो, व्हेन यू गिव द फिक्स डीसी, आपको पता है डीसी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. यहाँ पे सपोज ये आपका कोई 5 वोल्ट है, ठीक है ना, तो आपको जो आउटपुट में भी मिलेगा एसी में, ये प्लस और नेगेटिव में ये भी आपको कितना मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा, बिकॉज वी गिव द फिक्स डीसी. ठीक है, तो जब आप फिक्स डीसी इनपुट में दे रहे हो तो आपको वेरिएबल मिलेगी एसी. फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हो आप बाय यूजिंग द गेट सिग्नल, बट अगर आपको मैग्नीट्यूड को वेरी करना है तो आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल डीसी अप्लाई करनी पड़ेगी. ठीक है, इफ यू नॉट अप्लाई द वेरिएबल डीसी तो आपको यहाँ पे वेरिएबल मैग्नीट्यूड नहीं मिलेगा. तो मैग्नीट्यूड को वेरी करने के लिए हमारे पास दो मेथड है. द फर्स्ट इज एक्सटर्नल मेथड एंड सेकंड इज योर इंटरनल मेथड. द इंटरनल मेथड इज नोन एज पीडब्ल्यूएम टेक्निक, जो कि हम लेटर इसी सेक्शन में आगे पढ़ेंगे, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. और आपने देखा भी होगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पे, तो आप उसको देख सकते हैं. एंड द फर्स्ट मेथड इज योर एक्सटर्नल मेथड. तो देखते हैं एक्सटर्नल मेथड में हम क्या करते हैं. तो दिस इज द एक्सटर्नल मेथड. इन दिस एक्सटर्नल मेथड, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अगर मैं इस इन्वर्टर को, इफ आई अप्लाइड द वेरिएबल डीसी टू द इन्वर्टर, तो मुझे आउटपुट में भी क्या मिलेगा, वेरिएबल मैग्नीट्यूड मिलेगा. तो वेरिएबल डीसी अप्लाई करने के क्या तरीके हैं, क्या कितने वेज हैं? तो वो वेज हैं कि अगर आप, इफ यू कनेक्ट अ रेक्टिफायर बिफोर दिस इन्वर्टर, ये इन्वर्टर से पहले अगर आप एक रेक्टिफायर कनेक्ट करें, बिकॉज द रेक्टिफायर कन्वर्ट द एसी इनटू वेरिएबल डीसी, and if this variable DC is applied to the inverter, then we will get the magnitude variable voltage. Okay, the first way is this, and the second way is by connecting the chopper before the DC or before the inverter. Inverter से पहले आप क्या कनेक्ट करें, chopper कनेक्ट करें. So when you connect this chopper before the inverter, what the chopper does,
chopper has convert the fixed DC into the variable DC. So when you give this variable DC to the inverter, you will get the variable magnitude of the voltage. But it is feasible. आपको क्या लगता है कि अगर हम इस तरीके का प्रोसेस यूज में करते हैं तो ये दो इक्विपमेंट्स हम एक्स्ट्रा यूज में कर रहे हैं, इससे क्या होगी, सिस्टम की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी. तो दिस इज नॉट फिजिबल इन ईच एंड एवरी केस. तो हम इसलिए क्या करते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को ज्यादा प्रीफर करते हैं बाय यूजिंग ऑन द रेस्पेक्ट ऑफ दिस एक्सटर्नल मेथड. ठीक है, तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एक अलग से टॉपिक है जिसको हमने अलग से डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट, तो दिस इज द बेसिक ऑफ इन्वर्टर. तो इन्वर्टर आपको पता लग गया कि इन्वर्टर क्या है, एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, और वी कैन से पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस है, व्हिच कन्वर्ट द डीसी इनटू द वेरिएबल एसी. एंड वेरिएबल एसी जो होता है उसमें दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं. फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी जो होती है कैन बी वेरीड बाय वेरिंग द गेट सिग्नल और ट्रिगरिंग सिग्नल ऑफ द थायरिस्टर, एंड द मैग्नीट्यूड कैन बी वेरीज बाय external method and pulse width modulation method, that is your internal method. ठीक है, one thing that you have learned here, that if I give the fixed DC, देखो आप यहाँ पे अगर आप fixed DC देते हो तो you will get the variable AC but the waveform is square wave, but we does not require this square wave in the output. क्योंकि आपको पता है कि इन्वर्टर, अगर आपने घर में इन्वर्टर लगा रखा है सपोज, तो अगर आप अपने घरों में जितने भी इक्विपमेंट्स है दैट इज वर्किंग ऑन द एसी, अगर आप एसी की जगह ये दैट इज वर्किंग ऑन द साइनसॉइडल, आई कैन से साइनसॉइडल सप्लाई पे आपके वर्क करते हैं. ठीक है, अगर आप उसको ये एसी सप्लाई दोगे दैट इज योर स्क्वायर वेव, तो उसके अंदर क्या होंगे, इट विल क्रिएट द लॉसेस इन योर डिवाइसेस. वहां पे आपकी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी और कॉस्ट टू डैमेज द डिवाइस. ठीक है, क्योंकि हमारे जितने भी इक्विपमेंट है साइनसॉइडल सप्लाई पे वर्क करते हैं. तो हमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है. हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट है साइनसॉइडल की. ठीक है, अब इसको साइनसॉइडल को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो हमें क्या करना होता है कि इस जो आपकी वेरिएबल या आपको मिला है स्क्वायर वेव, इस स्क्वायर वेव को हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें एसी वेव में कन्वर्ट करना है, या फिर कह सकते हैं साइनसॉइडल में कन्वर्ट करना है. तो कन्वर्ट करने का मतलब कैसे है वो हम इसके अंदर अभी आगे देखेंगे. ठीक है ना, इसलिए आपने देखा होगा जब भी इन्वर्टर्स के ऐड आते हैं टीवी में, तो वो क्या कहता है, द गारंटी ऑफ 100% साइन वेव. ठीक है ना, 100% साइन वेव की गारंटी आपको देते हैं इस तरीके से. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो देखो यहाँ पे ये आपका मैंने बनाया हुआ है, दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज, एक्चुअल आउटपुट जो आपको मिलेगा इन्वर्टर से. सिंगल फेज इन्वर्टर की बात कर रहे हैं अभी हम, तो बेसिक पढ़ रहे हैं इस वजह से. तो दिस इज योर आउटपुट ऑफ द इन्वर्टर. ओके, आपको रिक्वायरमेंट क्या है, दिस एसी वेव. तो हम इसको क्या करते हैं, पहले इसका फोरियर एनालिसिस करते हैं. जब भी किसी वेवफॉर्म को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, फोरियर एनालिसिस कर सकते हैं स्क्वायर वेव का हम तरीके से. तो देखो ये जो स्क्वायर वेव है आपकी, ये एक तो ऑड फंक्शन है. ठीक है, अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट द ऑड एंड इवन फंक्शन. ठीक है, इसके लिए फोरियर सीरीज का अलग से हम वीडियो बना देंगे. तो आप ये देखो कि स्क्वायर वेव जो है आपकी ऑड फंक्शन है. ठीक है, तो व्हेन दिस इज ऑड फंक्शन, तो आपका क्या होता है, a नॉट एंड an जीरो हो जाता है इन द फोरियर सीरीज. आई एम नॉट राइटिंग द कंप्लीट फोरियर सीरीज इक्वेशन हियर. ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, an और a नॉट आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. और आपको जो कैलकुलेट करना होता है वो सिर्फ क्या कैलकुलेट करना होता है, bn. ठीक है, तो bn कैलकुलेट करने के बाद में जो इसकी आउटपुट इक्वेशन है उसकी फोरियर सीरीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, अगर आपको ये समझना है तो एक फोरियर सीरीज का हमारा एक लेक्चर है जिसे मैं नेक्स्ट क्लास में अपलोड करूंगा या फिर अपलोड किया हुआ है. तो आप वहां पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इसकी फोरियर सीरीज को एनालिसिस कर सकते हो. बट अभी के लिए आप इसको इस तरीके से अज्यूम कर लें कि भाई यहाँ पे a नॉट और an आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अगर आपको याद नहीं है. ठीक है, और अगर याद नहीं तो आप पहले फोरियर सीरीज को स्टडी करें. तो फॉर v नॉट t, तो v नॉट t को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4vs अपॉन n पाई sin n ओमेगा नॉट t. ठीक है, एंड ये bn की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे हार्मोनिक्स होंगे. कौन से होंगे, ऑड हार्मोनिक्स होंगे, बिकॉज इवन हार्मोनिक्स आपके क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं. ठीक है, तो दिस इज योर फोरियर सीरीज ऑफ दिस स्क्वायर वेव. ठीक है, ये यहाँ पे आप अभी याद कर लो, या फिर आप एक बार समझ के करना चाहते हो तो इसको आप हैंड रिटन करके खुद इसको सॉल्व करो. तो दिस इज योर फोरियर सीरीज एनालिसिस, और आउटपुट वोल्टेज की फोरियर सीरीज है, that will give you 4vs upon n pi sin n omega naught t.
नाउ इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ 1 3 5 एंड डैश डैश डैश, तो हमें क्या मिलेगा? अगर मैं पुट करता हूँ वैल्यू 1, तो देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा, सॉरी दिस इज 1, ठीक है। 4vs पाई साइन 1t 1 ओमेगा नॉट t। अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4vs अपॉन 3 पाई साइन 3n ओमेगा नॉट 3 ओमेगा नॉट t। इसी तरीके से अगर यहाँ पुट करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 ओमेगा नॉट t, ठीक है ना। दिस इज 1 ओमेगा नॉट t, 3 ओमेगा नॉट t एंड 5 ओमेगा नॉट t प्लस डैश डैश डैश, यानी आपके आगे 7 9 11 हार्मोनिक इस तरीके से आपके हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी स्क्वायर वेव थी, ठीक है ना, दिस स्क्वायर वेव इज द सम ऑफ फंडामेंटल एसी वेवफॉर्म, थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट बिकॉज 3 टाइम हो गया, फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट यानी फिफ्थ टाइम हो गया, इसी तरीके से सेवंथ एंड नाइन्थ। तो ये हमने क्या देखा, ये आपकी एक्चुअल आउटपुट वेवफॉर्म थी। ये क्या क्या कंसीडर कर लिए, इसके अंदर किस किस चीज का सम है? टोटल साइनसॉइडल एसी वेवफॉर्म। देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी, एंड दिस इज साइन ओमेगा नॉट यानी प्योर साइन वेव हो गई, ठीक है ना। अगर इसकी बात करते हैं हम तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। देखो मैक्सिमम वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज दिस इज डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस इज साइन 3 ओमेगा नॉट टी, यानी आपको यहाँ पे एक साइकिल में, ठीक है ना, यहाँ पे एक साइकिल मिल रही थी बिटवीन 2 पाई, और यहाँ पे हम कह सकते हैं आपको 3 साइकिल मिलेगी बिटवीन 2 पाई। दिस इज यू कैन सी 1 2 एंड दिस इज 3। नाउ दिस इज 5t, तो यहाँ पे देखो इसका मैग्नीट्यूड और रिड्यूस हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको 5 साइकिल्स मिलेगी, 3 4 एंड 5, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो आपकी आपको जो स्क्वायर वेव मिली है आउटपुट में, इट विल कंटेन द साइनसॉइडल एसी वेवफॉर्म फंडामेंटल। फंडामेंटल ध्यान रखना, जब भी हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो वो आपकी कौन सी वेवफॉर्म होगी? फंडामेंटल वेवफॉर्म होगी। तो फंडामेंटल वेवफॉर्म प्लस थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट प्लस फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट। अब हमें क्या करना है कि सिर्फ हमें रिक्वायरमेंट है इस फंडामेंटल कंपोनेंट की, ठीक है ना, एंड दिस अदर वेवफॉर्म्स जो है वो हमें क्या करनी है? रिमूव करनी है। तो इनको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं? फिल्टर्स यूज में लेते हैं। ओके, तो बाय यूजिंग दिस फिल्टर, बाय यूजिंग द फिल्टर वी कैन रिमूव दिस हार्मोनिक्स, एंड जो हमारी आउटपुट वेवफॉर्म फिर क्या रह जाएगी? आपकी ये रह जाएगी, ठीक है। तो अभी बेसिक क्या समझा हमने कि देयर इज द इन्वर्टर व्हिच कन्वर्ट फिक्स्ड डीसी इनटू वेरिएबल एसी। अगर आप फिक्स्ड डीसी इनपुट में देते हो तो आपको आउटपुट में जो वेरिएबल एसी मिलेगी वो क्या होगी? स्क्वायर वेव होगी। उस स्क्वायर वेव का जब हम फोरियर सीरीज एनालिसिस करते हैं तो फोरियर सीरीज एनालिसिस में हमें क्या मिलता है? ओनली bn मिलता है, एंड दिस विल कंटेन ओनली द ऑड हार्मोनिक्स। जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो हमने देखा कि जो आपकी फोरियर सीरीज, ये आपकी जो स्क्वायर वेव है, इट विल कंटेन द फंडामेंटल, थर्ड हार्मोनिक एंड द फिफ्थ हार्मोनिक एंड द ऑल ऑड हार्मोनिक, ठीक है। नाउ वी वांट टू रिक्वायर दैट वी रिमूव दिस harmonics to get the pure sinusoidal in the output. Okay, now how, ठीक है। अब इसको और एनालिसिस करते हैं थोड़ा। तो हमने देखो क्या लिखा कि जो आपकी आउटपुट वेवफॉर्म थी वो क्या क्या कंसीडर कर रही है? फंडामेंटल कंपोनेंट V01t, V03t, V05t एंड प्लस नेक्स्ट कंपोनेंट 7 9 11 सो ऑन। अगर मैं सिर्फ V01 की बात करूं, ठीक है ना, इफ आई विल टॉक टू V01, तो V01 क्या था? देखो आपको 4vs अपॉन पाई साइन ओमेगा t, ठीक है। n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? यहाँ पे 1 पुट कर दिया। अगर इसकी मुझे आरएमएस निकालना है तो आपको पता है दिस इज योर साइन वेव कंप्लीटली, तो आरएमएस क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। तो इसका आरएमएस क्या हो जाएगा आपका? Vm अपॉन √2, यानी दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, तो दिस विल गिव यू द आरएमएस वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट। नाउ अगर मुझे आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है टोटल आउटपुट वोल्टेज की, देखो टोटल आउटपुट वोल्टेज क्या था आपका? ये स्क्वायर वेव। ध्यान से सुनना, दो चीजें की आरएमएस वैल्यू निकालनी है हमने, टू थिंग्स की। एक तो फंडामेंटल की आरएमएस जो कि आपने इस तरीके से निकाल ली, वी कैन फाइंड वेरी इजीली, एंड सेकंड जो आपको आउटपुट मिला है, एक्चुअल में आउटपुट क्या मिला है आपको? आपको एक्चुअल में आउटपुट मिला है स्क्वायर वेव। अब इस स्क्वायर वेव का मुझे क्या निकालना है? आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो आरएमएस वैल्यू निकालने का शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं, और बहुत ही सिंपल से, कि देखो ये आरएमएस स्क्वायर वेव है, इस स्क्वायर वेव का मैग्नीट्यूड कितना है आपको? VDC। क्योंकि मैंने कहा था कि जो भी इनपुट में आप दोगे वही आपको आउटपुट में मिलेगा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड के टर्म में अगर हम बात करें तो
अब मुझे क्या करना है, इसका सबसे पहले स्क्वायर कर देना है। देखो क्योंकि आपको क्या निकालना है, आरएमएस निकालना है। तो आरएमएस का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। सबसे पहले करेंगे हम क्या, स्क्वायर। तो ये जो वेव फॉर्म है, इस वेव फॉर्म का क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो जब इस वेव फॉर्म का स्क्वायर करूंगा तो जो वीडीसी था मैग्नीट्यूड, वो कितना हो जाएगा, वीडीसी स्क्वायर। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया, वीडीसी स्क्वायर। और जो नेगेटिव में वेव फॉर्म थी, ये भी कहां चली गई, आपकी पॉजिटिव में चली गई। इस तरीके से कर सकते हैं इसको। दिस इज योर फर्स्ट हाफ साइकिल एंड दिस इज योर सेकंड हाफ साइकिल। तो यानी ये भी जो नेगेटिव में वेव फॉर्म थी, कहां चली गई, आपकी पॉजिटिव में चली गई। ठीक है ना। अब इसकी मुझे क्या निकालनी है, आपकी आरएमएस निकालना है। तो पहले तो मैंने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद में एम का मतलब क्या होता है, मीन, यानी इसका क्या निकालना है, एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, देखो कि मुझे 0 से लेकर टोटल टाइम टी के लिए आउटपुट में क्या मिल रहा है, वीडीसी स्क्वायर। क्या मिल रहा है मुझे, वीडीसी स्क्वायर मिल रहा है। तो मैंने क्या लिखा, वीडीसी स्क्वायर कितने टाइम के लिए मिल रहा है, टोटल टी टाइम के लिए। आउट कितने टाइम में से, टी टाइम में से। मतलब मैं कह सकता हूं कि टोटल टी टाइम के लिए, टोटल टी टाइम के लिए मुझे आउटपुट कितना मिल रहा है, वीडीसी स्क्वायर। ठीक है ना, टोटल टी टाइम के लिए मुझे आउटपुट कितना मिल रहा है, वीडीसी स्क्वायर। ठीक है, वीडीसी स्क्वायर फॉर द टाइम पीरियड ऑफ टी आउट ऑफ टी टाइम। यही तो कहते हैं कि हमें जैसे कि कितने टाइम में से कितने टाइम के लिए आपको कोई चीज आउटपुट में मिली, वो आपका एवरेज हो गया। तो दिस इज एवरेज एंड नाउ इसका हमें क्या करना है, रूट करना है। क्या करना है, हमें इसका रूट करना है। तो व्हेन वी सॉल्व दिस, तो हमें आरएमएस वैल्यू क्या मिलेगी, वीडीसी। ठीक है, तो वी नॉट आरएमएस कितना हो गया आपका, वीडीसी, या कह सकते हैं जो भी हमारा इनपुट में सप्लाई वोल्टेज होगा वो। तो दिस इज योर आउटपुट आरएमएस ऑफ द एक्चुअल स्क्वायर वेव, एक्चुअल आउटपुट स्क्वायर वेव। नाउ नेक्स्ट टर्म जो हमें फाइंड करनी है, दैट इज द डिस्टॉर्शन फैक्टर। तो डिस्टॉर्शन फैक्टर क्या होता है, जो आपकी फंडामेंटल आरएमएस है, दिस इज योर फंडामेंटल आरएमएस डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट आरएमएस, जो आपको एक्चुअल आउटपुट मिला था उसका आरएमएस। तो इन दोनों के रेशियो को जब आप करोगे तो दिस विल गिव यू द डिस्टॉर्शन फैक्टर। तो फंडामेंटल का आरएमएस क्या था, 2√2 अपॉन वीएस पाई। वी नॉट आरएमएस क्या था, वीडीसी, और वी कैन से वीएस, यहां पे मैंने वीएस लिख रखा है, तो वीएस से वीएस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दिस विल गिव यू 2√2 अपॉन पाई। ओके, तो इससे आपको क्या मिल गया, 2√2 अपॉन पाई। लास्ट पॉइंट जो हमें फाइंड करना है यहाँ पे, वो फाइंड करना है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस 1। तो जी आपका ये है। व्हेन यू सॉल्व दिस, यू विल गेट द टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इज 48.43%। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए कि ये एक्चुअली लेस देन कितना होना चाहिए, 5% से कम होना चाहिए। तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं इन द प्रैक्टिकल पर्पस। ये बहुत ज्यादा होता है, इसी को हमें क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। और इसी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, थ्री फेज या पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन वाले जो इन्वर्टर हैं वो यूज में लेते हैं। ओके, एक चीज आपको जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ ध्यान रखनी है कि अगर मैं बात करूं V01P, V01 मतलब क्या है, दिस फंडामेंटल। इस फंडामेंटल की पीक वैल्यू कितनी है, 4Vs अपॉन पाई। ठीक है ना, और आरएमएस की पीक वैल्यू कितनी है, जो आपने आउटपुट में मिला था आपको, उसकी पीक वैल्यू कितनी है, वीडीसी। ठीक है ना, तो इन द इन्वर्टर केस जो फंडामेंटल की पीक वैल्यू है वो ग्रेटर देन होती है किससे, आपकी जो आपकी एक्चुअल आउटपुट की पीक वैल्यू है उससे ग्रेटर देन होती है। तो दिस इज द बेसिक फंडा फॉर द इन्वर्टर सर्किट। यानी कि अगर कोई भी इन्वर्टर सर्किट अगर आपको स्टडी करना है आगे, जैसे हम बात स्टडी करेंगे सिंगल फेज, हाफ ब्रिज, फुल ब्रिज विद आर लोड एंड आरएल लोड, तो उन केसेस में आपको इतने पॉइंट्स को कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये हो गया कि जो भी इफ वी गिव द फिक्स्ड डीसी देन वी विल गेट द वेरिएबल एसी, बट द एसी जो होगी आपकी वो कैसे होगी, स्क्वायर में होगी। ठीक है ना, स्क्वायर वेव आपको आउटपुट में मिलेगा। फिर जो स्क्वायर वेव आपको आउटपुट में मिल रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उतना ही होगा जितना आपने इनपुट में डीसी सप्लाई दी। इफ यू गिव द वीडीसी, आई कैन से अगर आपने 10 वोल्ट इनपुट में दिया है तो आपको यहाँ पे आउटपुट में मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। अगर आपने 5 वोल्ट दिया है तो आपको आउटपुट में भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5 वोल्ट होगा। जब हमें ये वेवफॉर्म मिल जाएगी तो उसका हमें क्या करना है, फोरियर एनालिसिस करना है। फोरियर एनालिसिस में हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ आपके ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसको हमें क्या करना है, पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 3 5। फिर उसके बाद में हमें फंडामेंटल की आरएमएस वैल्यू निकालनी है, एक्चुअल की आरएमएस वैल्यू निकालनी है, देन डिस्टॉर्शन फैक्टर निकालना है, देन टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन निकालना है, एंड मैनी मोर थिंग्स जो कि हम आगे देखेंगे। तो दिस इज द बेसिक ऑफ योर इन्वर्टर। किसी भी इन्वर्टर की स्टडी हम किस तरीके से इसको कंसीडर करते हैं।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर विथ आर लोड। आप हो ये आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल गिव यू द आंसर फॉर दैट। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।